आज रात के 3 बजे ही थे कि मोसाद के इस पूर्व एजेंट का फोन एक बजने सा लगता है। बात ये थी कि इन्हें कई दिनों में काम के बाद आज छुट्टी मिली थी और ये चैन की नींद सो रहे थे। तो कई देर फोन बजने के बाद ये उठा ही लेते हैं और फोन पर एक आवाज सुन तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ मोसाद के एक सेफ हाउस की ओर चलना शुरू कर देते हैं और वहां पहुंच तुरंत एक मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। और इनके कुर्सी पर बैठते ही कुछ और मोसाद कर्मी इनको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वड्डांगा। और क्लिप दिखाने के बाद उनका ही साथी बोलता है ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है इस केस के ऊपर और आधे घंटे तक कोई खास इंडिया से आपसे मिलने आ रहा है। ये बात है 80 के दशक की, जब दुनिया की सारी बड़ी एजेंसियों का अड्डा भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में लगा हुआ था। CIA जहां एक और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भारत में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करवा रही थी, तो वही वे बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी जनरलों की खरीद फरोख्त कर रही थी। दूसरी तरफ KGB USSR के अफगानिस्तान में इन्वेजन के बाद अपने इंटरेस्टों को देखते हुए इस रीजन में जगह जगह मौके ढूंढ रही थी। ये समय एक तो कोल्ड वॉर का अरूज भी था, तो इनके कई साथी देशों की एजेंसियां भी जहां तरह तरह की अपनी चालें खेल रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बंदा किस तरफ है और कौन सी घटना किस एजेंसी की चाल है। पर इन सब का नतीजा ये हो रहा था कि पंजाब के आम सिख और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब का रेडिकल इस्लामाइजेशन हो रहा था। पर इस मॉडर्न युग में एक बंदा जो कुछ ही साल पहले खड़ा हुआ था, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में उठकर वहां की मेजोरिटी को दिन दिहाड़े मारे काटे जा रहा था। जे शहरों ते पिंडां विचों एक गुरु ग्रंथ साहिब दा निंद चुन के मारोगे तां सवाल आउणा। बात ये थी कि इसके पीछे हाथ भी उस मेजोरिटी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का ही था, जिसने सत्ता के नशे के लिए इस आदमी को खड़ा किया था। और कहानी एक ये भी थी कि 1966 में पंजाब का हरियाणा और हिमाचल में बंटने के बाद कांग्रेस का इस नए पंजाब में वर्चस्व काफी हद तक कम हो रहा था और अकाली दल नाम की पंजाब में एक पुरानी पार्टी का उत्थान हो रहा था, जो कि अब जनता दल के साथ 1977 में सरकार बनाकर बैठ गई थी। जो बात अब कांग्रेस को दिन ब दिन परेशान करती जा रही थी और उस समय उन्हें पंजाब में इस पार्टी के विपरीत कोई खड़ा होता नहीं नजर आ रहा था। तो तभी संजय गांधी और उस समय के पंजाब के पूर्व CM ज्ञानी जैल सिंह की तब नजर जरनैल सिंह भिंडरावाला पर पड़ती है, जो कि उन्हें एक बढ़िया अकाली दल का विपरीत लग रहा था, क्योंकि एक तो वो अभी अभी दमदमी टकसाल का 14वां जत्थेदार बना था और एक बात ये भी थी कि कुछ ही दिनों में जनरल सिंह की पॉपुलैरिटी आम सिखों में फैल सी गई थी और ये गांव-गांव जा लोगों के बीच सिक्खी के सच्चे सिद्धांतों का प्रचार कर रहा था, जिससे कि कई सिख और ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे। यही कुछ बातें थी कि जिनसे उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में इसका इन्फ्लुएंस उन्हें पंजाब में वोट अपनी तरफ करने में मदद करेगा। पर संजय गांधी आगे कुछ कर पाते, उनकी मौत 1980 में ही हो जाती है और जनरल सिंह का अब सीधा संबंध ज्ञानी जैल सिंह के साथ होने लगता है, जिसका की फायदा भी कांग्रेस को मिलता है और उनकी सरकार जनरल सिंह के प्रचार और समर्थन से पंजाब में सन 1980 में बन जाती है। पर बात ये होती है कि ज्ञानी जैल सिंह की इतनी मेहनत के बाद भी उनके ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दरबारा सिंह को कांग्रेस द्वारा पंजाब का CM बना दिया जाता है और ये वही दरबारा सिंह थे जिनका जैल सिंह के साथ 36 का आंकड़ा था। जब 1972 में जैल सिंह पंजाब के CM थे तो दरबारा सिंह ने इनको अंदर खाते कई बार पार्टी में बेइज्जत किया था, इनकी कई पॉलिसियों को कैंसिल करवाया था। और बात यह भी थी कि दरबारा सिंह जट समाज से थे और ये रामगढ़िया समाज से, और कहीं ना कहीं दरबारा इनको अपने बराबर का नहीं मानते थे और इसका एहसास उन्होंने जैल सिंह को एज अ CM भी कई बार करवाया था। शायद कुछ यही बात थी जिसकी वजह से जैल सिंह इनसे इतनी ज्यादा नफरत करते थे। अब 1980 में दरबारा सिंह पंजाब के CM तो बन गए थे, पर शायद जैल सिंह ने इस समय कसम उठाई थी कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और उनको इस टेन्योर का एक एक दिन याद रहे। तो दरबारा के CM बनते ही एकाएक बड़े हिंदुओं, विरोधी सिखों और निरंकारियों के भिंडरावाले के समर्थकों द्वारा कत्लों की खबरें आम सी हो जाती है। दरबारा पंजाब के उस गमगीन माहौल को समझ पाते उससे पहले ही पंजाब केसरी के हिंदू संस्थापक लाला जगत नारायण, जो खालिस्तानियों के बारे में खुली रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, जिसकी बाद उनकी प्रेस में भी काफी थू थू होती है और देश भर के मीडिया कर्मी उनसे
सवाल करने पहुंच जाते हैं, पर ये इसका कुछ कर पाते इससे पहले ही इनके समर्थक इनसे अपना रोष जताने लगते हैं, क्योंकि ना तो ये उनके वादे पूरे कर रहे थे और ना ही उनकी जरूरतों को सुन रहे थे। तो जब ये अपने इलाके के एक स्कूल में कुछ प्रोग्राम करने जाते हैं तो उनको एक विकलांग टीचर खींच कर थप्पड़ मारता है, जिससे कि इनकी पगड़ी तक वहां गिर जाती है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ना संभाल पाने के कारण इन्हें पीएम इंदिरा गांधी भी कई बार बुरी तरह से ताड़ लगा चुकी थी और इन्हें कांग्रेस पंजाब स्टेट हेड पद से भी इस्तीफा देने का कह दिया गया था। खैर, इनकी बहुत ज्यादा इनके ही समर्थकों में बेइज्जती हो रही थी, तो ये अंत में जरनैल सिंह को गिरफ्तार करने का प्लान करते हैं और कई बार पुलिस को मुंह चिढ़ाने के बाद जब वो पुलिस के सामने सरेंडर करता भी है तो पंजाब में एक तरह की खलबली सी ही मच जाती है। मतलब जालंधर में लोगों पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल पर बैठकर गोलियां चलाई जाती है, अमृतसर में एक ट्रेन को डीरेल कर दिया जाता है, तरन में कई हिंदुओं को मारा जाता है और एक इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट हाईजैक कर उसे लाहौर ले जाया जाता है और पंजाब में कई भीड़ वाले इलाकों पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है और 25 दिनों तक जरनैल सिंह के जेल में रहते पंजाब में प्रजातंत्र के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। पर इधर अपने पर्सनल और कांग्रेस के एजेंडे को देखते हुए आज भारत के गृह मंत्री सरदार ज्ञानी जैल सिंह पंजाब में इन 25 दिनों तक चले हिंदुओं के कत्लेआम को भारत की पार्लियामेंट में बखूबी डिफेंड कर रहे थे और शरेआम जरनैल सिंह भिंडरावाले को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने ऐसा संसद की 70 की अपनी हर बड़ी डिबेट में किया। और इन सबसे हुआ ये कि जरनैल सिंह भिंडरावाले की हिम्मत और पावर क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी और दरबारा सिंह इस सब तमाशे को दांत पसीज कर देख रहे थे और अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही 1982 की जुलाई में ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं और एक साल तक जो चल रहा था वो चलता रहता है और इस समय दरबारा सिंह बस अपनी कुर्सी बचाने का देखते हैं। पर अचानक अगस्त 25, 1983 को उनको एक खबर मिलती है कि पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल का कत्ल हरिमंदिर साहिब की परिक्रमा में कर दिया गया है और उनकी लाश कई घंटों से लहूलुहान पड़ी है और कोई पुलिस का जवान उनकी लाश उठाने तक की हिम्मत नहीं कर रहा। और यही खबर उस समय मीडिया और बाकी मंत्रियों तक भी पहुंच जाती है, जहां अब सबको लग रहा था कि पंजाब के सीएम कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी हैरानी में बात एकदम उलट निकलती है। मतलब एज ए सीएम स्थिति का किसी राजनेता से न कहकर ये सीधा जरनैल सिंह को फोन लगाते हैं और अपने ही प्रदेश में एक मिलिटेंट से अर्जी करते हैं कि कृपया हमें अपनी डीआईजी की लाश को बाहर ले जाने दीजिए। उनका इसके पीछे तर्क ये था कि अगर वो सरकार से गुहार लगाते तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना तो लगना ही था और उन्हें पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह का आना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। पर उनकी ये भिंडरावाले के साथ हुई बात उनके ही समर्थक जनता के सामने रख देते हैं और इस घटना के बाद दरबारा सिंह की बची कुची इज्जत भी पानी में मिल जाती है और पुलिस तक का भरोसा भी सीएम से उठ जाता है और उनकी सियासी गलियारों में भी जमकर थू-थू होती है। और उधर अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाक को जमीन में रगड़ने के बाद ज्ञानी जैल सिंह को सुकून मिला था, क्योंकि बात ये हुई थी कि आज पार्टी में बेइज्जत कर दरबारा सिंह को तुरंत सीएम की कुर्सी से रिजाइन करने का कहा गया था। लेकिन इस खेल में अकेले दरबारा सिंह ही नहीं हारे थे, बल्कि पंजाब का प्रजातंत्र, पंजाब का भाईचारा और उसके साथ साथ कई हिंदुओं ने अपना सब कुछ हारा था। और इस गंदे खेल में ज्ञानी जी और कांग्रेस ने एक बार भी हिंदुओं का नहीं सोचा था और उनकी ही वजह से आज जरनैल सिंह भिंडरावाला पंजाब का इतना तकड़ा बाहुबली बन पाया था, जो दिन दिहाड़े हिंदुओं को काट भी रहा था और उनको पंजाब से पूरी तरह खत्म करने के बयान भी दे रहा था। और डीआईजी अटवाल की मौत के कुछ महीने बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और अब ज्ञानी जी अपनी अंतिम चाल खेलने का इंतजार कर रहे थे। मतलब अब अगर वो पंजाब में शांति ला देते तो उनका और उनके परिवार का नाम देश के इतिहास में अमर हो जाता। खैर, तो इसी कड़ी में वो तुरंत अपने कुछ साथियों को जरनैल सिंह से मीटिंग करने का कहते हैं और उन्हें जल्द से जल्द किसी भी शर्त पर सरकार से समझौता करवाने का हुक्म देते हैं। तो आज हरिमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के एक सीक्रेट कमरे में एक तरफ ज्ञानी जैल सिंह के भेजे हुए ऑफिसर्स और दूसरी तरफ स्वयं जरनैल सिंह भिंडरावाले, लाभ सिंह और जनरल शवेक सिंह बैठे हुए थे और बात की शुरुआत उनमें से एक सीनियर ऑफिसर करता है और वो जरनैल सिंह को सबसे पहले एक लंबी चौड़ी फाइल पकड़ाता है और बोलता है, देखो ये लिस्ट है उन लोगों की जिनकी आपकी लोगों की वजह से मौत हुई है। अब ये सुन जरनैल सिंह और बाकी दो भी इनको घूरने सा लग जाते हैं और वो भी चुप ना रहे अपने हुए नुकसान को इन ऑफिसरों को बताना शुरू कर देते हैं। तब उनमें से एक ऑफिसर बलजीत कौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैसी ही कई औरतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने रखता है और बोलता है, देखो अगर आपको ये गेम खेलनी है तो उसमें हम पहले ही जीते हुए हैं। देखो अभी हम समझौता करने आए हैं, आप जो भी पंजाब में अब तक कर रहे थे आपको तुरंत छोड़ना होगा, जिसके बदले
बदले में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और अगर आप हमारी इस छोटी सी शर्त को कबूल लेते हो तो प्रेसिडेंट साहब ने आपके लिए चिट्ठी भी भेजी है, जो कि वे फिर जनरल सिंह को सौंप देते हैं। और वो जब पढ़ता है उसके ऊपर लिखा होता है चीफ मिनिस्टर, और जिसको पढ़ने के बाद वो अपने दो साथियों को देखता है और एक हल्की सी स्माइल देता है, और फिर इसके बाद यही चिट्ठी जनरल सुबेग सिंह को पकड़ा देता है, और वो भी इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जोर जोर कर हंसने लगते हैं, और इन ऑफिसरों की आंखों में आंखें डाल इस चिट्ठी को फाड़ देते हैं, और फिर इन ऑफिसरों को कहते हैं अब मीटिंग खत्म, संत जी का अब आराम करने का समय हो गया है। और जब जैल सिंह को ये खबर मिलती है तो उन्हें यकीन सा नहीं आता कि ये हुआ क्या है। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये प्रपोजल जनरल सिंह जरूर एक्सेप्ट करेगा, मतलब जहाँ उसने इतने लोगों का सरेआम कत्ल करवाया था उसको सजा की जगह पंजाब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का ऑफर हो रहा था, और उसने उसको भी सरेआम लात मार दी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ये चाल उल्टी कैसे पड़ गई, क्योंकि उन्होंने ही इतने सालों तक उसे भारत की पार्लियामेंट में डिफेंड किया था, और वही बंदा अब उन्हें आंखें दिखा रहा था, जो बात अब सेंस बना नहीं रही थी। खैर वो इस सोच विचार में भारत के सबसे बड़े दुश्मन को भूल रहे थे। बात है साल 1951 की। तब से ही ISI भारत के खिलाफ सिखों और मुसलमानों को भड़काने के लिए तरह तरह के यत्न करवा रही थी। कश्मीर में तो इनका प्लान कुछ हद तक काम कर रहा था, और शुरू से ही कहीं ना कहीं CIA का भी इसमें हाथ रहा था। पर 1964 की जंग में जब पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हार होती है तो ISI ने सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने में अपने प्रयासों को दोगुने से तिगुना कर दिया था, और अगले ही कुछ दशकों में पहले जुल्फिकार अली भुट्टो और फिर जिया उल हक ने जी जान से खालिस्तान के आइडिया को खुलेआम सपोर्ट किया, और CIA ने भी पाकिस्तान को इस आइडिया को प्रीच करने के लिए अंदर खाते से पूरा साथ दिया। और 1971 की जंग में पाकिस्तान का मीडिया मिलीट होने के बाद CIA इस मैटर पर और ज्यादा कड़ी आंख रखने लग गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी रीजन में एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बनती जा रही, और भारत जैसी डेमोक्रेसी का खड़ा होना अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकता था। और वो भी उस समय जब भारत सोवियत यूनियन का सबसे करीबी दोस्त था, तो उस वक्त उनके हक में यही था कि भारत डिस्टेबलाइज रहे। जैल सिंह को भ्रम था कि जनरल सिंह उनका प्यादा है, पर उन्हें पता नहीं था कि उसके 1975 से ही संबंध ISI के साथ स्थापित हो गए थे, और ISI ने इसी कुछ सालों में अपने कराची और लाहौर हेडक्वार्टर में पंजाब सेल बना जनरल सिंह के फॉलोअर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। और ISI ने 1980 के आसपास फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए थे, जो कि खालिस्तानियों को हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। और इधर इन्हीं कैंप में से एक में पाकिस्तानी फौज के बड़े ऑफिसर और जनरल सिंह के एक साथी की मीटिंग चल रही थी, और उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर बोलता है, देखो जैसा हमने पहले ही प्लान किया था, हमें नहीं लगता भारतीय हुकूमत सिखों की इतनी मुकद्दस जगह हरिमंदिर साहिब पर कोई बड़ा हमला कर सकती है। और वो जनरल सिंह का साथी बोलता है, पर असी इसी तरह कदों तक उड़ीक करते रहेंगे, हूं ते 3 साल तो उत्ते दा टाइम हो चला। और वो पाकिस्तानी फौजी बोलता है, मैं आपको प्लान एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर वो जत्थेदार जी के ऊपर हमला करने का सोचते भी है तो हम इस बात का आपको पहले ही बता देंगे। तब उस घड़ी में जत्थेदार भिंडरावाले जी और उनके करीबी साथी अमृतसर से एक खुफिया रास्ते से चलते हुए लाहौर में आ जाएंगे, और फिर आप लोग पंजाब से अपने बंदे लेकर उनकी फौजी शाबनियों पर हमला करेंगे, और वापिस अगर हिंदुस्तानियों ने आप पर हमला करा तो हम ह्यूमन राइट्स का बहाना देकर भारत पर हमला कर देंगे, और इंशाल्लाह पंजाब को भारत से तोड़ देंगे। और जनरल सिंह का ये बंदा इतना सुन काफी खुश सा हो जाता है, और पाक फौज की ये सारी तैयारी उनके एक डॉक्ट्रिन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के अंतर्गत थी। भले ही उन्होंने इसको फॉलो करते करते बांग्लादेश को खो डाला था, पर वो अब भी नहीं रुक रहे थे। उनका प्लान था कि पहले चरणों में तो कम से कम अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों को तो भारत से तोड़ा जाए। खैर इनको तो अब पूरी तरह से लग रहा था ये इस गेम में जीत रहे हैं, और पाकिस्तान इस बार तो भारत से पुरानी जंगों का बदला पंजाब को भारत से अलग करके ले ही लेगा। और यही कारण था, पंजाब में इतनी तबाही करने के बाद भी जनरल सिंह भिंडरावाले ने प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह का एज अ पंजाब CM की पोस्ट का ऑफर ठुकराया था, क्योंकि उसको तो अब खुद का एक नया देश चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तानी एक पॉइंट को नजरअंदाज कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि इनका पाप रामेश्वर नाथ का वो अभी जिंदा है। भले ही वो ऑफिशियली तौर से रो से रिटायर हो गए थे, लेकिन इंटेलिजेंस में इतने साल रहते हुए वो पाकिस्तान की रग रग को जान गए, और इतने सालों में उन्होंने ऐसे ही खतरे को टालने के लिए हर
तरह का प्रयास किया था और अंत में उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों तक में बांट दिया था, पर अब तक सब विफल रहा था। इतनी प्लानिंग और हर स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद भी वो जान चुके थे कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता और पाकिस्तान की ये सब हरकतें रोकने का बस अब एक ही तरीका नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी कब्र खुद ही खोदने दो। इसका मतलब ये था कि CIA खुद एक काफी चालाक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कब से ही पाकिस्तान के दोहरेपन को नोटिस कर रही थी। बात ये भी थी कि अफगानिस्तान में सोवियत हमले के बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असली चेहरा उनके सामने आने लग गया था। कश्मीर, बलोचिस्तान और बांग्लादेश में जो इन्होंने मुसलमानों तक के साथ किया था उसकी फुल फ्लेज रिपोर्टें भी CIA के हाथ में पहुंच गई थी। और बात ये भी थी कि इनके जनरल से लेकर आम सिपाही तक पैसे के लिए बिक रहे थे और अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक जितनी भी एजेंसियों के मोटिव थे उनको भी पाकिस्तान की इस दोहरी असलियत का पता चल रहा था। और इस सब का भाव ये था कि पाकिस्तान और ISI की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही थी और अब सबको पता चल रहा था कि इनके असली मोटिव्स क्या है। और उधर रोज ही रॉ के ऑफिसेज में मीटिंग हो रही थी और पंजाब की इस प्रॉब्लम को हर एंगल से परखा जा रहा था। और महीनों के इतने सोच विचार के बाद आज मदद के लिए रॉ के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो CIA का सबसे बड़ा दोस्त मोसाद और दूसरा उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी KGB। और कई रिकॉर्ड्स और घंटों के जुड़ाव घटाव के बाद अगले कुछ ही दिनों में रॉ द्वारा मोसाद के रिटायर्ड मेटसेडा ब्रांच के हेड माइक हरारी को संपर्क किया जाता है। माइक हरारी वो इंसान थे जो इजराइल के बनने से पहले ही इंटेलिजेंस से जुड़ गए थे और उन्होंने मोसाद के अति महत्वपूर्ण ऑपरेशन थंडरबोल्ट और ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की प्लानिंग की थी और कई मुश्किल असैसिनेशन को जमीन में उतरकर खुद अंजाम दिया था। और अब रिटायरमेंट के बाद कई देशों की स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे और वो आज मोसाद के सीक्रेट रूम में बैठ जनरल सिंह भिंडरावाले की रिपोर्ट को खंगाल रहे थे। भले ही वो एक प्रोफेशनल एस्पिनोज ऑफिसर थे, पर जैसे जैसे वो इन सबूतों पर नजर मार रहे थे वैसे वैसे ही उन्हें हिटलर के जर्मनी में शुरुआती दिन याद आ रहे थे। तो जब ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो तभी एक इंडियन एम्बेसी से ऑफिसर आ जिसके आई कार्ड पर लिखा हुआ था रामेश्वर नाथ काऊ, बिना दरवाजा खटखटाए इस कमरे के अंदर आ जाता है। और हरारी इसको देखते ही एकदम गले लगा लेते हैं और अंदर बैठे सभी हैरान से हो जाते हैं। मतलब आज तक किसी ने हरारी को किसी के साथ इतना कैजुअल होते नहीं देखा था। खैर इस कमरे से बाहर चल दोनों एकांत में कुछ बातें करने लगते हैं तो अंदर ही बैठे एक एजेंट को बहुत ही जिज्ञासा होती है और वो मोसाद के कंप्यूटरों में इस RN काऊ नाम के शख्स को तलाशना शुरू कर देता है। तो पता चलता है कि ये भारत के द वन ऑफ द बेस्ट स्पाई मास्टर है जिन्होंने हरारी के साथ इजराइल में कई एस्पिनोज कोर्सेज में ट्रेनिंग ली है और इन्होंने ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की स्थापना करी है। और उधर बातों ही बातों में काऊ हरारी को भारत में इस नाजुक हालत के बारे में मुंह जवानी बताते हैं और इंडिया का क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है मोसाद से हेल्प को लेकर उसको भी क्लियर कर देते हैं। खैर समय की गंभीरता और नजाकत को देखते हुए माइक भारत की इस रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगले दिन से ही अपनी टीम के साथ इस समस्या को लेकर गहन विचार विमर्श शुरू कर देते हैं। खैर कई दिनों की मेहनत के बाद और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस समस्या को खत्म करने के लिए एक क्विक स्टेल्थ ऑपरेशन किया जाए जिसकी प्लानिंग कुछ इस प्रकार थी। मतलब इस ऑपरेशन की शुरुआत सुबह के 3:01 पर होगी और एक खुफिया रास्ते से स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जिस बिल्डिंग में जनरल सिंह रह रहा होगा उसकी छत के ऊपर पहुंचेंगे। फिर ठीक 3:15 पर पहली टीम रस्सियों के सहारे नीचे उतरेगी और जनरल सिंह के कमरे के बाहर पहुंच जाएगी। फिर कमरे के बाहर उसके जितने भी बॉडीगार्ड या साथी होंगे उनको ये कमांडो वहीं खत्म कर देंगे और बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा देंगे। फिर दूसरी टीम खिड़कियों के रास्ते उसके कमरे में घुसेगी। अंदर अगर 6 से ज्यादा लोग होंगे तो उन्हें ये खुद ही निपटा लेंगे, नहीं तो बाहर खड़ी टीम से वॉकी पर मदद मांगेंगे। अब उसके बाद जब वो सबको खत्म कर देंगे तो उन टीम में से 2 कमांडो दरवाजा खोल बाहर चले जाएंगे और पहरा देंगे और बाकी बाहर खड़े कमांडो अंदर आप पहले जनरल सिंह को बेहोश करेंगे और बाहर लगी रस्सियों से जनरल सिंह को बांधकर ऊपर छत पर आ जाएंगे और उनके तुरंत बाहर दरवाजे पर खड़े कमांडो अंदर आएंगे और जनरल सिंह के कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह सील कर वो भी रस्सियों से ऊपर आ जाएंगे और बाहर ऊपर ही इंतजार कर रहा हेलीकॉप्टर ठीक उन्हें 3:30 पर बेस ले जाएगा। और इस ऑपरेशन को कोड नेम
नेम दिया गया था सनडाउन। और जब इस ऑपरेशन के ड्राफ्ट को RN काओ ने देखा तो उन्हें भी ये बहुत पसंद आया, क्योंकि बात ये थी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव और पैरामीटर काओ ने हरारी के सामने रखे थे, ये ऑपरेशन उन सब पर खरा उतर रहा था। और कुछ ही दिनों में काओ इंडिया जाकर इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग PM इंदिरा गांधी को भी दे देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद इंडियन आर्मी की कई यूनिट्स में से छाड़कर बेस्ट 6 ऑफिसरों को इजराइल माइक हरारी की कमांड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहां उन्हें मोसाद द्वारा कई टेक्टिकल डिटेल्स और इस ऑपरेशन में जो बेस्ट हथियार यूज हो सकते थे वो दिए जाते हैं। और उनके सोने से लेकर खाना पानी तक सब मोसाद द्वारा 2 महीने तक डिसाइड किया जाता है। खैर, इस ऑपरेशन को और कारगर करने के लिए हरारी द्वारा इन स्पेशल ऑफिसर्स को सरसावा एयर बेस पर एकदम हूबहू हरिमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स की उस बिल्डिंग का मॉडल बना ऑपरेशन की रिहर्सल शुरू करवा दी जाती है। और ऑपरेशन को अनबाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए एक ब्रिटिश SAS ऑफिसर को भी इस ऑपरेशन का निरीक्षण करने के लिए बुलवा लिया जाता है। और आज इतने महीनों की तैयारी के बाद ऑपरेशन इन एक्शन का दिन आ चुका था और हरारी इजराइल से इंडिया अमृतसर कंट्रोल रूम पहुंच चुके थे और भारतीय कमांडर्स को इस ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले ब्रीफिंग दे रहे थे कि तभी इस कंट्रोल रूम में PMO से एक अधिकारी या एक ऑफिशियल पेपर सामने रखता है और कहता है कि ये ऑपरेशन अब नहीं किया जा सकता। ये सुन पहले तो सभी उसकी शक्ल सी देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। तो वो अधिकारी ऑफिशियल पेपर उनके सामने रख देता है जिस पर प्रधानमंत्री की सील लगी हुई थी। तब सामने खड़े कुछ रॉ के ऑफिशियल उससे झगड़ने सा लगते हैं और बाकी आनन फानन में PMO कॉन्टेक्ट करने लगते हैं, पर वहां भी उन्हें सेम ही रिप्लाई मिलता है। और इधर रॉ स्टेशन हेड बौखला रहे थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि रॉ के इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बीच अब PMO की ब्यूरोक्रेसी एंड टाइम में क्यों दखल दे रही है। और इस कंट्रोल रूम में सभी किसी न किसी उच्च अधिकारी से कॉन्टेक्ट साधने का यत्न करते हैं, पर इधर एक साइड बैठे हरारी वो ज्यादा हैरान नहीं होते। उन्हें आभास था ही कि इस इवेंट में काफी देशों के इंटरेस्ट है और अगर जनरल सिंह को भी खत्म कर दिया जाए तो कई लोगों के मोटिव पूरे नहीं हो पाएंगे। और बात एक ये भी थी कि ये इंडिया था ना कि इजराइल, और हरारी चाहकर भी आने वाली बर्बादी को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि एक तरफ उन्हें CIA से भी इनपुट मिल रहे थे कि मोसाद इस इवेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, और हरारी ने जितना हो सकता था उतना बर्बादी को रोकने का प्रयास कर लिया। और उधर PMO में की सीक्रेट मीटिंग में आज RN काओ का चेहरा थोड़ा ज्यादा गंभीर था, जिसको कि हर कोई इस मीटिंग में देख पा रहा था। और वो तभी कुछ ना बोल अपनी कुर्सी से उठ चलने लगते हैं। और इस ऑपरेशन सनडाउन को कैंसिल करने के 2 महीने बाद एक बड़े स्तर का हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत दरबार साहिब पर किया जाता है, जिसमें कि जनरल सिंह और उसके साथियों को भारतीय फौज द्वारा वही खत्म कर दिया जाता है। और वैसे ही 3 दिन तक पंजाब के 13 गुरुद्वारों में उसके साथियों को ढूंढ कर न्यूट्रलाइज किया जाता है। और आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने बाद इंदिरा गांधी और रॉ चीफ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी, जिसमें रॉ चीफ कहते हैं वी हैव पार्शियल एविडेंस दैट आवर इंटेलिजेंस सोर्सेज वर फैब्रिकेटेड होल दिस पीरियड। और इंदिरा गांधी आंखें भींच कर कहती है व्हाट डिड यू मीन टू से राइट नाउ आफ्टर ऑल दैट। और रॉ चीफ कहते हैं मिसेस गांधी, जिन सबूतों को देखते हुए आपने ऑपरेशन सनडाउन को ड्रॉप करवाया था वो सब फैब्रिकेटेड थे, जिसके हमारे पास पक्के सबूत है। और इंदिरा गांधी उनकी शक्ल सी देखने लग जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने और आपने उस मूवमेंट पर भी तो इस सिचुएशन को लेकर हर एस्पेक्ट से सोचा था, ऐसा हो कैसे सकता है। तो रॉ चीफ बोलते हैं हमारे पास पार्शियल एविडेंस है कि एक फ्रेंडली कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पूरे टाइम हमारी इंफॉर्मेशन फैब्रिकेट की है और आपके ही सबसे करीबी सलाहकार ने उनका साथ दिया है। तो ये सुन इंदिरा गांधी आंखें फाड़ फाड़ रॉ चीफ को देखने सा लग जाती है और वो आगे बोलते हैं पर अभी ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से रिपोर्ट है कि आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट कभी भी हो सकता है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ दिन आप हमारी टोटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करें। और इस पर भी इंदिरा गांधी रॉ चीफ को घूरती है और बोलती है कि अब बस यही ऑब्जेक्टिव था आज की मीटिंग का। तो रॉ चीफ हाँ में सर हिलाते हैं। खैर, तो इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद आज 31 अक्टूबर की सुबह वो अपने सबसे करीबी सलाहकार और अब के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह से पंजाब के हालात और रॉ से जो जरूरी इनपुट मिले थे उनके बारे में इस हफ्ते में एक मीटिंग करने का शेड्यूल में रखती है। और सुबह उनका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव के साथ था और वो इसी के लिए अपने घर एक सफदरगंज रोड से निकल पड़ी थी। और उनके साथ चलते चलते इस वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन कुछ बातें कर रहे थे। तो अचानक ही वो देखती है कि आज उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह अपनी बंदूक का निशाना उनकी तरफ करके खड़े हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गोलियां तेजी से उनके शरीर के आर पार हो जाती है।
और आज सन 1988 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में हुए 16,000 सिखों के हत्याकांड पर यह पंजाब का नया डीजीपी सरदार कन्वरपाल सिंह गिल ऑफिशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था और इसके नीचे रखी इसने अभी अभी पंजाब में हिंदुओं की 1975 से लेकर 1986 तक जितनी भी मौतें हुई थी उसका साइनॉप्सिस पढ़ा था और उसके सामने ऐसी ही कई रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था और अब कई घंटे इन रिपोर्टों पर मथा मारने के बाद वो फाइनली रॉ की बात मान ही लेते हैं और कह ही देते हैं, आई नीड माइकल हरारी ऑफ मोसाद।